नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में तोरई की खेती को लाभकारी खेती में गिना जाता है। बारिश का समय इसकी खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तोरई स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए काफी लाभकारी होती है। तोरई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बाजार मांग का अधिक होना, लेकिन इसकी फसल में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिसके चलते उत्पादन कम हो सकता है। तो आप कैसे करें कीट रोगों का नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव से। किसान भाइयों, जैसा कि आपको अवगत है कि इस टाइम हमारे यहाँ तोरई जो होती है, जिसको हम गिलकी के नाम से भी जानते हैं, उसकी फसल हमारे किसान भाइयों ने ले रखी है, करी हुई है। तो अभी क्या है कि बारिश फिर से मौसम आ रहा है उसका, तो उस पर काफ़ी सारे कीट और रोग हमारे काफ़ी आ रहे हैं। तो उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे जैविक और रासायनिक तौर पर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम आगे क्रम में चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोगों की। तो रोग उसमें आपके गिलकी में बहुत सारे लगते हैं, तोरई में बहुत सारे लगते हैं। तो जिसमें से मुख्य रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि पायोडोमिड्रोल जो रोग होता है, ये जो होता है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है नमी वाले क्षेत्रों में, और इसके लक्षण जो होते हैं पत्तियों पे फफूंदी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं सफ़ेद पाउडर की तरह इसमें भी हो जाती हैं, चितकबरी हो जाती हैं पत्तियाँ, है ना, और संक्रमित होकर वो सूख कर गिर जाती हैं, और लताएँ जो होती हैं वो मर जाती हैं। जो भी उसकी लताएँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, वो मर जाती हैं। इसके लिए भी हम रोकथाम की बात करें तो संक्रमित रूप से जो है उनको अलग कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। और रासायनिक तरीके की बात करें तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 0.25% घोल बनाकर इसका छिड़काव करके इस पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हर 14 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इसी में एक और भी रोग है हमारे तोरई में जो लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, जिसका संक्रमण बहुत अधिक दिखाई देता है, प्रभाव भी इसका ज़्यादा होता है, वो होता है हमारा पीला मोजेक। जो पीला मोजेक रोग होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ना, और इसके कारण जो होती है फसल में 100% यानी आपकी पूर्णतः फसल नष्ट भी हो सकती है। और इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें पत्तियाँ जो होती हैं पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं पत्तियों पर, और ये विषाणु जो है ना इस रोग का, वो आपके सफ़ेद मक्खी के द्वारा अधिकतर फैलता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें। अधिक संक्रमण दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा हमारे खेत पे आ गई है, तो उसके संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए एमिडाक्लोरपिड आप 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से घोल मिलाकर 15-15 दिन के अंतराल में, अगर आपको दिखती रहे कि मक्खी है तो आप उसको 15 दिन के अंतराल में लगातार उसका छिड़काव करते रहें। तो इससे क्या है, काफ़ी हद तक आपकी सफ़ेद मक्खी से आपकी जो तोरई है वो काफ़ी हद तक बच जाएगी। किसान भाइयों, तोरई की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीटों द्वारा पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से तोरई के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर कर लें। इसी तरीके से हमारी गिलकी होती है, जिसको हम तोरई भी कहते हैं, तो उसमें हमारे कीट भी लगते हैं, और कीट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, और बहुत सारे कीट होते हैं। अगर आप उनको कुछ चिन्हित कर सकते हैं तो आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो वो नुकसान करते हैं। तो उसमें मुख्य कीट कुछ हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी देंगे, कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है। तो मुख्य कीटों में कीट होता है वो होता है फल मक्खी। अब ये फल मक्खी क्या है, क्योंकि फल मक्खी जो है तोरई के खेत में सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट है। ये सबसे ज़्यादा आपको हानिकारक आपकी फसल को कर देता है, इससे नष्ट हो जाती है फसलें, है ना। तो ये जो होता है क्या करता है कि जितनी भी मुलायम होती हैं आपकी पत्तियाँ, पौधे, तने जो भी मुलायम होते हैं, उनको उनके फलों के छिलकों को छेद करके उसके अंदर घुस जाता है, और उनके अंदर का जो फल होता है, उनका गूदा होता है, उसको खाने लगता है। तो इससे आपकी फसल में भी नुकसान होता है।
इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। तो इसके बाद हम अब तीसरे कीट की बात करेंगे, तो वो लीफ माइनर। तो ये जो कीट होता है, इसका जो लार्वा होता है, लार्वा क्या होता है, वो क्लोरोफिल को खा जाता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं उनके क्लोरोफिल को खा जाता है, तो हमारी जो पत्तियां होती हैं वो सूख के गिर जाती हैं, तो हमारा जो पौधा है वो भी खत्म हो जाता है, हमारी उपज भी खराब हो जाती है। तो इसका नियंत्रण हम किस तरीके से करें? तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है 4% नीम की गिरी जो होती है उसकी अर्क का छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि आपके लीफ माइनर का नियंत्रण होगा, और आपको लगे कि आपके लीफ माइनर पर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कुछ लीफ माइनर अभी भी दिख रहे हैं, तो आप इसके कुछ अंतराल में कर भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने खेतों में अपनाएं अच्छी तरीके से, जिसमें जो चीज़ दिख रही है उसका नियंत्रण उसी तरीके से करें। सीमित मात्रा में लें, बताई हुई मात्रा में यूज़ करें। अधिक मात्रा लेंगे तो आपकी फसल में नुकसान होगा। नियमित मात्रा में जो बताई गई है, और आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा, आपको लाभ अच्छा मिलेगा, आपको उसका मूल्य अच्छा मिलेगा। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जीवाणु प्राकृतिक है, इसलिए इनके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। बायो फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरकों के पूरक हैं, विकल्प नहीं। रासायनिक खाद के लगातार असंतुलित प्रयोग से हमारी कृषि भूमि और वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और मिट्टी में जीवांश की मात्रा घटने से उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। इसलिए आप फसलों में जैविक उर्वरकों का उपयोग करें, जिसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। आज हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र को हिंदी में कहते हैं जीवाणु खाद। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, जीवाणु खाद। जीवाणु का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। खाद जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि हम रासायनिक खाद डालते हैं, तो जीवाणु खाद का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जो खाद के रूप में काम करते हैं, जो फसल में जो पोषक तत्व प्रदान करने का जो है सो माध्यम का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, और फंजाई भी है, और एक्टिनोमाइसीट्स भी हैं। तो इनका मुख्य काम है, जो आसमान में हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसको ज़मीन में कैसे लाया जाए, मिट्टी में कैसे लाया जाए। तो ये बखूबी जो है सो सक्षम है उस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को मिट्टी को प्रदान करने में, चाहे वो पौधे के थ्रू हो, चाहे वो सीधे अपने शरीर में फिक्स करते हैं और मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। राइजोबियम जो दलहनी फसल के लिए है, अजेटोबैक्टर एजोस्पाइरलम जो अन्य फसलों के लिए है। इसके बाद है फंजाई है, जिसको कवक कहते हैं, जिसको VA माइक्रोबाइजा कहते हैं। वो फास्फोरस को प्रदान करता है मिट्टी में, जो है सो अघुलनशील जो स्फुर है, जिसको स्फुर कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, उसको घुलनशील अवस्था में दे करके पौधे को पहुंचाता है। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। अब कारक क्या है जिसके चलते हमको बाहर से देना पड़ता है? क्योंकि भाई मिट्टी में तो पहले ही से मौजूद है, तो क्यों हमको बाहर से डालना पड़ता है? मिट्टी में मौजूद है, मगर इनकी संख्या कम हो सकती है, क्षमता कम हो सकती है। हमारी मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में जो है सो संख्या इनकी कम हो सकती है। लगातार कालांतर में खाद डाल करके हम मिट्टी का जो सो गुण को ख़राब कर दे रहे हैं,
और जैविक पदार्थ का नहीं सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते भी इनकी संख्या कम हो सकती है। बहुत तापमान ज़्यादा, पानी जल जमाव और भी अन्य कारण हैं जिसके चलते इनकी संख्या में कमी हो सकती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो उनका घर है, हम लगातार उस पौधे को ले ही नहीं रहे हैं, दूसरे पौधे को ले रहे हैं, तो उनका जो है सो उसमें संख्या कम हो सकता है। इसलिए जो है सो सही फसल चक्र भी अपनाना ज़रूरी होता है। सही फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो सकती है। तो वो इन सभी कारणों के चलते इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके चलते हम बाहर से इनका जो प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूं, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। समुचित मात्रा में हमारे पास जो भी है वो जैविक खाद उसका प्रयोग करें, या हमारे पास जो मौजूद पदार्थ हैं उससे जैविक खाद बनाने की जो है सो कोशिश करें। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में आपके पास अगर ज़्यादा समुचित गोबर नहीं है तो 25 से 50% तक ही गोबर का इस्तेमाल करें। बाकी जैसे खरपतवार का इस्तेमाल करके हम जीवाणु जैविक खाद बना लेते हैं, जिससे हमको बहुत ही जो फ़ायदा होता है और ये जीवाणु खाद का भी जो है सो हमारा जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अब रही बात कि भाई कितना नाइट्रोजन, कितना जो है सो कितना खाद हमको मिलेगा इनसे, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मतलब जो कुछ पार्ट जो है सो हम इसके थ्रू जो नाइट्रोजन या फास्फोरस जो भी है अवेलेबल करा सकते हैं, तो इसमें ये काम कर सकता है। हम रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, FIM डालते हैं, उसी तरह से हम जैसे जीवाणु खाद का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे कम से कम 20 से 25 kg तक नाइट्रोजन हमको दलहनी फसल में मिल जाए, तथा अन्य फसलों में भी यही करीब करीब रहता है, 20 से 30% जो है सो मिल जाए। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पर्म या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो है सो जीवाणु खाद हैं। अब इसको हम ये करते हैं, कल्चर में तैयार करके छोटे छोटे पैकेट में रखते हैं संरक्षित करके। तो इनका प्रयोग करना जो है सो लाभकारी होता है, जिससे जो है सो ये रासायनिक खाद पर जो खर्च पड़ते हैं, खर्च जो पड़ रहे हैं उसको हम कम करते हैं। साथ ही साथ कि जो है सो मिट्टी पर जो कुप्रभाव पड़ता है खाली खाद रासायनिक खाद से, उससे भी बचते हैं, जिससे जो मिट्टी की जो हमारी जो धरोहर है, जो सो बहुत बेशकीमती धरोहर है, इसको भी बचाए रखने में ये जीवाणु खाद हमको बहुत मदद करता है। तो किसान भाई से ये मेरा अनुरोध है कि जीवाणु खाद अवश्य प्रयोग करें, जितना संभव हो, जैसे भी संभव हो हम जीवाणु खाद का प्रयोग करें, ताकि जैसे रासायनिक खाद से हमको कुछ न कुछ राहत मिल सके। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण
शुरुआती पौधा होने पर फिप्रोनिल 5SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान राम तिल की फसल 30 से 45 दिन की 10 लीटर पानी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% के साथ मिट्टी में डालने की सलाह दी जाती है। पशुओं में दूध उत्पादकता बनाए रखने और रोगों से बचाए रखने के लिए पशुशाला को मक्खियों से अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मंडेवा, जिला रायपुर के ब्रिज किशोर यादव ने। आपने स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जिससे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनेला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर मानना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें निरमा या इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं ताकि उसमें
अगर कुछ जर्म्स हो रह गए हैं तो वो अपने आप नष्ट हो जाए, और फिर उनको उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप, और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें, और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। पशु को इससे जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुँचाएँ, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।